हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम फिज़िकल केमिस्ट्री के क्लास में। हम लोग सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री ऑनर्स का फिज़िकल केमिस्ट्री से सेकेंड यूनिट, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हम लोग एक बार दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। वन टाइम इसको हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आज का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, रूल्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन हाफ सेल पोटेंशियल। यानी हाफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस में हम लोग सीखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू किस समय ऑक्सीडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और किस समय रिडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके लिए कुछ रूल्स है जो बोर्ड में देख रहे हो बनाया हुआ है। तो उन सारे रूल्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस से। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है और जिसमें दो इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ देना है। इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयन में ब्रेक करेगा और अपोजिटली चार्ज्ड आयन यानी कैटायन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स कैथोड और एनायन माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एनोड। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड पर डेफिनेट अमाउंट में कुछ न कुछ मास डिपॉजिट होता है और इस पूरे एंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। वर्ड को अगर थोड़ा सा ब्रेक कर दे तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक होना। लाइसिस वर्ड का मीनिंग है ब्रेकिंग। क्लास 11 में इसके बारे में पढ़े हो, क्लास 12 में भी थोड़ा सा पढ़े हो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वैसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कंप्लीटली आयन में डिसोसिएट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अनडिसोसिएटेड आयन और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंप्लीटली आयन में ब्रेक कर जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में सॉल्ट को भी ले सकते हैं, एसिड को भी ले सकते हैं और बेस को भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि कंप्लीट आयन में डिसोसिएट होना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। NaOH ये भी कंप्लीटली आयन में ब्रेक करेगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल कैटेगरी में आता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नेचर सिंपल सॉल्ट भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। बस ख्याल रखना है कि वो कंप्लीटली आयन में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अब हम लोग
वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैटेगरी भी उसी तरीके से, वैसे सॉल्ट जो कंप्लीट आयन में ब्रेक नहीं होते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस भी कहला सकता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड जो है ये कम्प्लीटली आयन में ब्रेक नहीं करता है, इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वीक एसिड और वीक बेस को भी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ज़्यादा कंडक्टेंस ज़्यादा कंडक्टिविटी को शो करता है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और चूँकि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होने के कारण करंट कैरिंग स्पेसिस का नंबर इंक्रीज हो जाता है और ये कंडक्टिविटी को रेज करता है। आयन के द्वारा दिया गया कंडक्टिविटी या शो किया गया कंडक्टिविटी को आयनिक कंडक्टिविटी हम लोग कहते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। आप लोग कोलार्स लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ तक ओवरऑल जो कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके अपना कुछ एजम्पशन रखा, कुछ पोस्टुलेट्स रखा, जो बाद में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में जाना गया। और जैसा कि हमने कहा है कि ये पहले मैंने पढ़ा दिया है, तो इस वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर केवल स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूँ। फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ particular matter deposited on a respective electrode is directly proportional to the quantity of current or electricity passing through the electrolytic solution। और ये इस तरीके से है कि m प्रोपोर्शनल, यहाँ देख सकते हैं, छोटा सा एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें देखेंगे m प्रोपोर्शनल q। तो m प्रोपोर्शनल q का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ मास लिबरेटेड और डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम लोग सभी को जानते हैं कि q इक्वल टू क्या होता है, IT, फिजिक्स में पढ़े हो। q इक्वल टू क्या है, IT। I यहाँ पर क्या है, करंट इन एम्पियर, और T हो गया टाइम इन सेकेंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं M प्रोपोर्शनल IT, और अगर M प्रोपोर्शनल IT है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे यहाँ Z से, तो इट इज ZIT। Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और अगर ऐसा हो कि करंट इन एम्पियर, 1 एम्पियर करंट को हम पास कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू Z। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और लिबरेटेड मास ऑन द इलेक्ट्रोड दोनों क्या हो जाएगा, सेम। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइट नोट्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को लिखोगे और उसके बाद लिखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये फैराडे का पहला लॉ था। फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा अलग है, और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बताता है कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में जोड़ दें
और उसमें से होकर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहे हैं फॉर द सेम टाइम पीरियड। तो ऐसे में जितना मास लिबरेट होता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका स्टेटमेंट एक बार हम बता रहे हैं, तुम लोग जब देखोगे लेक्चर तो उसको नोट डाउन कर लेना कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस it has been stated that when the electrolytic cells are connected through or connected with each other in series form, an equal amount of current is passing through the electrolytic solution for equal amount of time or same amount of time, then the mass of the substance liberated at the respective electrode is equal or directly proportional to the equivalent weight। तो यहाँ पर दो मान लो, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए M1 इक्वल टू Z1 IT, या इसको इस तरीके से कर लें, M प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट, और M के बारे में यहाँ पर ZIT है दो सेल के लिए, पहले के लिए M1 E1, दूसरे के लिए M2 प्रोपोर्शनल E2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, M1 बाई M2 इक्वल टू E1 बाई E2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M1 की जगह में Z1 IT, M2 की जगह में Z2 IT और E1 बाई E2। तो यहाँ पर IT तो कैंसिल हो जाएगा, Z1 बाई Z2 इक्वल टू E1 बाई E2, या Z इज इक्वल टू E से डिनोट कर सकते हैं। और अगर एटॉमिक वेट पता है, वैलेंसी पता है, तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट बाई n वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लॉ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिटेल में मैंने बताया है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज किया। आई होप कि यहाँ तक तुम लोग अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन कर रहे हो। अब आ जाते हैं आज की क्लास का एक और पार्ट पर। हमने यहाँ बताया था रूल्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ आयंस ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन हाफ सेल पोटेंशियल। तुम लोग सभी को पढ़े हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में दिखाया जाता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे पता चलता है कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा। एक बात ध्यान रहे कि जितने भी हाफ सेल इलेक्ट्रोड हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन का ही क्यों ना हो, तो टर्न करके रिडक्शन फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, द इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, वैसे इलेक्ट्रोड जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सारे इलेक्ट्रोड क्या है, गोल्ड, प्लैटिनम और ग्रेफाइट, डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, दे आर ओनली सोर्स एंड सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये केमिकल रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इनका काम है या तो इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर देना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, तब ये सोर्स का काम कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, तब ये सिंक का काम कर रहा है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से होंगे, जो या तो गोल्ड का बना हुआ होगा या प्लैटिनम का या ग्रेफाइट का। तो पहला पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं।
द एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या है? डेफिनेटली है, अगर एक्टिव है तो वो केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, 3 हमने लिया, कॉपर, जिंक और कैडमियम। डू टेक पार्ट, एक बार फिर से देख लो, द एक्टिव इलेक्ट्रोड डू टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन एंड अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और जो प्रोडक्ट जनरेट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इलेक्ट्रोड पर, उसको ये अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तीसरा, द स्पीसीज हैविंग हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से समझना, द स्पीसीज हैविंग हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल इलेक्ट्रोड को रिडक्शन फॉर्म में लिखा गया है, सॉरी, that is reduction electrode potential is reduced preferentially at cathode। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हायर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर होगा तो रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। तो इज रिड्यूस्ड प्रेफरेंशियली एट कैथोड। इसी प्रकार से द स्पीसीज हैविंग, यहाँ हायर है, हायर की जगह कर दो लोअर, लोअर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। कहाँ ऑक्सीडाइज्ड होगा? एनोड पर। यानी 2 इलेक्ट्रोड अगर दिया हुआ है, और बहुत समय ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पता कैसे करें कौन सा इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल है या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, कौन सा रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड या रिडक्शन हाफ सेल, और जिसका कम होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसका पोटेंशियल वैल्यू न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहता है। और सबसे लास्ट में द एडिशनल पोटेंशियल ओवर एंड अबव, SEP मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, which must be applied to cause electrode reaction to take place is called over potential और ओवर वोल्टेज। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान से एक बार देख लो, द एडिशनल पोटेंशियल ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लो कोई सेल रिएक्शन हो रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उससे अगर ज्यादा पोटेंशियल दिया जा रहा है, which must be applied, क्यों अप्लाई किया जाता है? to cause electrode reaction to take place is called over potential और over voltage। तो ये आज का क्लास का जो मेन टॉपिक था उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर अप किया फैराडेज लॉ के साथ। अब इसमें तुम लोग को क्या करना है कि एकदम बेसिक से इसका नोट्स बनाओ, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को क्लास 12 की बुक में मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा इसको देखो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कैसे अलग अलग सॉल्ट का हम इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार से करते हैं, कैसे उनका इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन लिखा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन मेटलर्जी एंड इंडस्ट्री। मेटलर्जी में अब तुम लोग बोलोगे कि भाई मेटलर्जी होता क्या है,
मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इम्प्योर स्टेट में मिनरल्स के साथ पाया जाता है। तो मिनरल्स से मेटल को जब हम निकालते हैं, वैसे मिनरल्स जो सस्ता होता है, इजी होता है, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ओर्स कहते हैं। तो ओर्स से जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइनली क्रूड मेटल हमें मिलता है, इम्प्योर मेटल। इस इम्प्योर मेटल को हम प्योरीफाई कर सकते हैं अप टू 99.99% बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। तो आई होप कि आज का क्लास तुम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।